एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन व ऑपरेशनल मॉडल्स में हम 5.4 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अदर एनालॉगस सिस्टम्स। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास LRC सीरीज सर्किट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। इंडक्टर क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉइल की शेप में होता है, एल से डिनोट करते हैं हम इसको, ये हेनरीज में इसकी यूनिट्स हैं। और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। ये स्मॉल आई जो है यहाँ पे करंट है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये इंडक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा रजिस्टर है, ये जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट्स ओहम से। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर जो होता है वो होता है आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। फिर तीसरा जो है हमारे पास कैपेसिटर है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट्स फैरेड हैं। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो क्यू ओवर सी होता है, ठीक है। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम आगे जाते हैं। LRC सीरीज सर्किट्स में जो मैथमेटिक्स यूज होती है या डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है वो सिमिलर है बिल्कुल फोर्स मोशन विद डंपिंग। फोर्स मोशन विद डंपिंग क्या है, हमने पढ़ा था अनडैम्प्ड मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें हमारे पास एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर था प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे ये जो ये कंपोनेंट है बीटा डी एक्स बाई डी टी, ये हमारे पास है, ये यहाँ से आया है कि डंपिंग फोर्सेस जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती है टू द पावर ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये डी एक्स बाई डी टी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। तो बीटा यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव डंपिंग कांस्टेंट है। अब डंपिंग क्या है, डंपिंग का मतलब है कि जो हमने अनडम्प्ड मोशन पढ़ा था वो ऐसे था जैसे कि वैक्यूम में हो, मतलब कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये डंपिंग जो है वो किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करता है कि उसके इर्द गिर्द हमारे पास जैसे एयर है, ये एक मीडियम है, या वाटर हो गया। तो जब एयर में भी इवन हम स्प्रिंग मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोशन जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये जो रियल वर्ल्ड में होती है उसमें डंपिंग होती है। फिर ये एफ टी जो है ये फोर्स मोशन है, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें आपके पास एफ टी आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो एल आर सी सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो मैंने पीछे बताया, इसमें मैंने बताया था कि ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इक्वल द वोल्टेज ई टी इम्प्रेस्ड ऑन द सर्किट। तो ये हमारे पास सारे वोल्टेज हम सम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का वोल्टेज है, ये रेजिस्टर का वोल्टेज है और ये कैपेसिटेंस का वोल्टेज है। सबका सम जो है वो इक्वल हो जाएगा वोल्टेज इम्प्रेस्ड के इक्वल। हमें पता है कि करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इसकी जगह आई की जगह अगर हम डी क्यू बाई डी टी लिख दें तो ये डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, नॉन होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और ये आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करें, देखिए बिल्कुल सेम है। तो इसकी मैथमेटिक्स सेम है, सिंबल्स फर्क है। अगर ई टी को हम 0 ले लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन ऑफ द सर्किट आर सेड टू बी फ्री। उस केस में ये फ्री हो जाएगी। और फिर आप ये जो इक्वेशन आपके पास बनती है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगा एल एम स्क्वेयर प्लस आर एम प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमने ई टी 0 लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है वो आर है, आर स्क्वेयर माइनस 4, और ए ये एल है और ये 1 ओवर सी, तो -4 एल ओवर सी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके 3 केसेस होते हैं, या ये ग्रेटर देन 0 होगा, या ये लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो इस सिस्टम को कहेंगे, इस सर्किट को कहेंगे
द सर्किट इज ओवर डैम्प्ड। अगर इक्वल टू 0 का तो हम कहेंगे इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड, और लेस देन 0 का तो इट इज अंडर डैम्प्ड। अब आपको पता है जब भी आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, इन तीनों केसेस में जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ई की पावर आती है m1। जैसे फर्ज करें ये आपके पास ये 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। तो अब ये आपके पास बचा माइनस आर ओवर 2l। ठीक है, माइनस आर ओवर 2l बचा। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म अगर 0 हो गई तो इसके आपके पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर m1x होता है। तो आपके पास इस वक्त t है तो ई रेस टू पावर माइनस आर ओवर 2l t आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर जो है ये हर एक में आएगा। तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो ये जो आपके पास Q की इक्वेशन थी, तो ये QT इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो इस फैक्टर की वजह से ये फैक्टर क्या कर रहा है, अगर टाइम हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो ये 1 ओवर ई रेस टू पावर आर ओवर 12 हो जाएगा। तो जो जो टाइम इंक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये डैम्पिंग वगैरह की वजह से जो जो टाइम इंक्रीज होगा तो आपके पास चार्ज जो है वो 0 की तरफ अप्रोच होगा। इन द अंडर डैम्प केस व्हेन Q0 इज इक्वल टू Q0, जब इनिशियल कंडीशन जो है वो इनिशियली हमारे पास चार्ज Q0 हो, तो उसमें जो कैपेसिटर उसमें चार्ज ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट का मतलब है कि कभी वो चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर इस पिछली इक्वेशन में हम ई टी तो 0 लिया था, अगर r को भी 0 ले लें, r के साथ हमारे पास क्या था, r के साथ हमारे वेलोसिटी थी, तो अगर उसको भी 0 ले लें तो द सर्किट इज सेड टू बी अनडैम्प्ड। उस केस में सर्किट अनडैम्प्ड हो जाएगा, मतलब कोई उसमें फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह नहीं लग रही। डैम को हमने हमने यूँ समझ लें वैक्यूम में ले लिया इलेक्ट्रिक सर्किट, तो डैम्प नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन डू नॉट अप्रोच 0 एज टी इंक्रीजेज विदाउट बाउंड, क्योंकि उस केस में क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो वो टू एंड फ्रो मूव करता ही रहेगा। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट इज सिंपल हार्मोनिक, इसलिए इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। व्हेन देयर इज एन इम्प्रेस्ड वोल्टेज ET ऑन द सर्किट, अगर इम्प्रेस्ड वोल्टेज होगा द इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन आर सेड टू बी फोर्स्ड। मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन है और यहाँ इज इक्वल टू ET है, तो वो उसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट वाले से कंपेयर करें तो जब ये 0 होता है तो ये अनफोर्स्ड होगा, और ये नॉन 0 है तो ये फोर्स्ड होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब उसमें फोर्स्ड किया जा रहा है। इन द केस व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 नहीं होता तो फिर आपके पास वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा, यानी कि dq बाई dt वाला होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगी। द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन QCT ऑफ द इक्वेशन 34 इज कॉल्ड आर ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। तो उसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कहेंगे ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, और जो ET है अगर वो पीरियोडिक या कांस्टेंट हो तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कहेंगे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। ये कब की बात है, जब r नॉट इक्वल टू 0 हो। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। 5.4 का क्वेश्चन है 3। डिटरमिन वेदर द गिवन LRC सीरीज सर्किट इज ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड। अभी आपको पता था कि आपने क्या चेक करना है, वो उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। ठीक है, तो L आपको गिवन है 3 हेनरीज, R 10 ओहम, C जो है 0.1 फैरेड। तो हमें हमारे पास क्या था, R स्क्वायर माइनस 4 L ओवर C। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, L की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया -20, जो कि लेस देन 0 है।
तो वो जो हमारे क्राइटेरिया था उससे क्या पता चला, ये सर्किट अंडर डैम्प्ड है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज एंड द स्टेडी स्टेट करंट इन एन LRC सीरीज सर्किट व्हेन L is 1 हेनरी, I is 2 ohm, C is 0.25 farad and ET is equal to 5 cos t volts। अब चूंकि यहाँ पे ET भी गिवन है तो हमने ये वाली अनडैम्प्ड फोर्स वाले यूज़ करना है, फोर्स इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन वाली यूज़ करनी है इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब आप देख सकते हैं ET की वैल्यू क्या है, 50 cos t। तो ये क्या है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं पीरियोडिक होता है तो YP जो होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो क्या होता है, वो हमारे पास स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होता है। द पर्टिकुलर सोल्यूशन QP इज स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें QP मालूम करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इस सिस्टम का। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, L की जगह 1 लिख दिया, R की जगह 2 लिख दिया और C की जगह 0.25 लिख दिया। Q ओवर 4 ओवर 0.25 Q ओवर 0.25 जो है ऊपर आकर 4 हो गया और ये 50 cos t पुट कर दिया। अब ये हमारे पास मैथमेटिकल में देखें तो OD में देखें तो ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास m² हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या है, इसके एसोसिएटेड जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसके एसोसिएटेड हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास ये हो जाएगी 4q इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और वो हमारे पास m² प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स नहीं बन रहे तो फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व किया तो -1 प्लस डिवाइड बाई 2 है, प्लस माइनस √3 रूट आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गए। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा क्यू का, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा होता है, माइनस अल्फा टी, ये टी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें, तो माइनस टी आ जाएगा और C1 कॉस बीटा टी होता है, तो कॉस बीटा यहाँ पे क्या √3 टी आ गया, इसी तरह प्लस C2 साइन √3 टी। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया जो कि हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं हम ट्रांसिएंट सोल्यूशन, ठीक है। ट्रांसिएंट सोल्यूशन आ गया। अब हमें निकालना है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करते हैं। तो ये अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से कर लेते हैं। तो ये 50 cos t है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगी, a cos t प्लस b sin t, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हम cos और sin जो है यहाँ पे नहीं आ रहे, रिपीटिशन कोई नहीं हो रही। तो अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया, 1 टाइम किया तो ये क्या हो जाएगा, -a sin t हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस b cos t, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा -a cos t और ये हो जाएगा -b sin t, ठीक है। इन दोनों को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। आपको पता है पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है वो हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, देखें कुछ अगर कटता है तो काट लें, नहीं तो कॉमन ले लें, cos t और sin t को कॉमन ले लें। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। cos t के इस साइड पे कोफिशिएंट क्या है, 2b प्लस 3a और इस साइड पे 50। तो 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 50 cos t के कोफिशिएंट हैं, ठीक है। अब हम sin t के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 3b माइनस 2a और राइट साइड पे कोई sin t नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन से मैंने b की वैल्यू निकाली जो कि आती है 2a/3। इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो गया 4a/3 और यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 13a/3 50 आ गया। तो a हमारे पास आ गया, a हमारे पास आ गया
150/13। और इसी तरह इसमें ए पुट किया तो मेरे पास बी की वैल्यू 100/13 आ गई। ठीक है, तो ए और बी की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारा ई टी जो है वो हो कांस्टेंट हो या पीरियोडिक हो, जो ये पीरियोडिक है तो फिर हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आता है उसे कहते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। तो ये मेरे पास स्टेडी स्टेट सोल्यूशन आ गया। क्यों, किसको रिप्रेजेंट करें, चार्ज को। तो ये स्टेडी स्टेट चार्ज आ गया मेरे पास। हमें पता है करंट जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये मेरे पास करंट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। कॉस टी की जगह आ जाएगा माइनस साइन टी, कोफिशिएंट वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन टी की जगह कॉस टी आ जाएगा, कोफिशिएंट वैसे ही रहेंगे। तो ये स्टेडी स्टेट करंट आ गया। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ट्विस्टेड शेफ्ट। ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। इसकी भी आप मैथमेटिक्स देख सकते हैं, सेम है। यहाँ पे आपके पास ये एक शेफ्ट है, ये फिक्स्ड है। ये इसको हमने, ये जो डिस्क है ये रोटेट करती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा टी, इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो फिर ये वापस इनर्शिया की फोर्स इस पे लगेगी और ये वापस उस तरफ जाएगा। तो इस तरह ये, इस तरीके से इसकी एंगुलर जो है मूवमेंट होती रहेगी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो टॉर्क लगेगा तो हमारे पास आई डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर आ गया। और हमारे पास फिर डैम्प की वजह से यहाँ पे सी डी थीटा बाई डी टी आ गया। और फिर ये हमारे पास इनर्शिया की वजह से आ गया ये थीटा। और ये टी जो है टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा टी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट ऑफ द वेट एट एनी टाइम टी। ठीक है, ये भी इसी तरीके से एक एप्लीकेशन है। ये तीसरी एप्लीकेशन है नॉन लीनियर पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशन है। ये इसमें क्या होता है, ये स्ट्रिंग है, मास अटैच टू ए स्ट्रिंग, इसको बॉब कहते हैं। और ये स्ट्रिंग की जो है हमारे पास निग्लिजिबल मास है। इसकी लेंथ जो है वो L है और मास M है। इसका नीचे की जानिब ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट है W इज इक्वल टू mg। और ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग था, इसको हमने इस तरफ पीछे डिस्प्लेस किया। तो ये थीटा इसमें एक एंगल आ गया। और ये जो है यहाँ पे हमारा सर्कुलर आर्क बन गया। और ये जो वेट है इसको, और ये टेंजेंट है इस सर्कुलर आर्क का। तो ये हमारे पास ये असल में वेट का ही वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है mg sin थीटा। और ये अगर थीटा ये हो तो ये mg cos थीटा बन जाता है। तो ये जो सर्कल आर्क है, आर्क एस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस एल, ये इसका रेडियस है एल, ये आर्क एस है, इज रिलेटेड टू द सेंट्रल एंगल बाई एस इज इक्वल टू एल थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वेयर एस ओवर डी टी स्क्वेयर। और इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एल थीटा की। तो ये एल डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम में ए की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। तो एम एल डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू वेट इज एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है। अब ये हमने मूव किया है बॉब को राइट की तरफ, और ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है। तो इस वजह से ये माइनस एम जी साइन थीटा हमारे पास आएगा।
और इसमें ये है कि अगर हम राइट की तरफ लेके जाएंगे तो हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हम एंगल को थीटा को नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स है वो एम ई है, और वो इक्वल है और अपोजिट हो जाएगी माइनस एम जी साइन थीटा के। ठीक है, और इससे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एम को यहाँ एम एल को डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा एम एम से कैंसिल हो गया, जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हम थीटा एंगल स्मॉल लेते हैं, अगर हम एंगल स्मॉल लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन आई है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं, ये अनडैम्प्ड, इसकी मैथमेटिक्स जो है अनडैम्प्ड की मोशन से रिप्रेजेंट करती है, मास अटैच टू स्प्रिंग। और ये मैंने कहा कि जब अगर एंगल हम स्मॉल लेते हैं तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के, तो इस वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया। और अब ये जो इक्वेशन आई है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 4.5.4 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन डिस्क्राइबिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ हमें गिवन है 2 फीट रिलीज्ड एट t इज इक्वल टू 0 विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ रेडियन। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, हाफ रेडियन, तो थीटा 0 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। टू द राइट ऑफ द वर्टिकल, राइट पे गया तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, टू द राइट ऑफ द वर्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी थीटा प्राइम हो गया ऑफ 2√3 फीट पर सेकेंड टू द राइट, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, और गिवन है, अच्छा ये तो हमने खुद ही लिखा है यहाँ से, एल 2 फीट हो गया, जी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दोनों कंडीशंस ये मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। थीटा डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर को मैं थीटा डबल प्राइम भी लिख सकती हूँ, और यहाँ जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0 आ गई, इक्वेशन हो गई। अब जी की वैल्यू 32 है और एल की वैल्यू 2 है, 32 डिवाइड बाई 2 16 हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास है लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ऑक्सिलरी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें माइनस 16 इस तरफ आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले तो प्लस माइनस 4 आयोटा आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके रूट्स है, तो ये क्या होता है, e पावर अल्फा टी c1 cos बीटा टी प्लस c2 साइन बीटा टी। तो अल्फा हमारे पास 0 है तो 0 पुट किया, और बीटा हमारे पास 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दिया, e पावर 0 टी e पावर 0 हो गया, e पावर 0 1 हो गया, तो c1 cos 40 प्लस c2 साइन 40। अब मुझे इनिशियल कंडीशन पुट करके c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हैं प्राइम भी है, थीटा प्राइम भी है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा c1 वैसे लिखा जाएगा, और cos 40 का हो जाएगा माइनस साइन 40 और फिर 40 का 4, तो माइनस 4 c1 साइन 40, और इसका हो जाएगा c2 cos 40 इंटू 4, तो 4c2 cos 40 हो गया। अब हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं पहले वाले में, थीटा 0 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ 0 आ गया, थीटा 0 की जगह 1/2 आ गया, और जहाँ जहाँ मेरे पास t होगा वहाँ मैं 0 पुट करूँगी। ठीक है, साइन 0 मेरे पास 0 हो गया, तो c1 cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है हमारे पास 1, तो c1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, c1 1/2 आ गया। अब आगे देखें, दूसरी कंडीशन, थीटा प्राइम 0 इज इक्वल टू 2√3, थीटा प्राइम 0 पुट किया 2√3 हो गया, और यहाँ t की जगह 0 पुट कर दिया, ये भी साइन 0 फिर 0 हो गया, और 4c2 मेरे पास हो गया 2√3 के, तो c2 की वैल्यू आ गई √3/2। c1 और c2 की वैल्यू इस सोल्यूशन में पुट कर दी, इस सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन में पुट कर दी, ये आ गया। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गया सोल्यूशन इसका।
अब मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, एम्पलीट्यूड मेरे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने C1 स्क्वायर पुट किया, C1 क्या है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, अंडर 3/2 का स्क्वायर पुट किया तो 3/4 हो गया, इनका एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट लिया, एलसीएम लिया तो 1 आ गया, स्क्वायर रूट लिया तो 1 आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड मेरे पास आ गया 1, एम्पलीट्यूड 1 आ गया। इसके बाद पूछता है पीरियड क्या, ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ठीक है, तो 2 पाई L हमारे पास कितना था, L मेरे पास था 2 फीट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और G कितना था 32, तो 2/32 1/16 हो गया। इसको स्क्वायर रूट ले तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 पाई/4 जो है वो आपके पास हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है वो पाई/2 सेकेंड हो गए। और फिर पूछा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है 1/T, तो ये पाई/2 आ रहा है तो ये 2/पाई हो गया। ठीक है।